हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेसन के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनके लिए अलग से वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। हमने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में पढ़ा था कि जब किसी विद्युत धारावाही चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अब इसने जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। वो तार के लंबवत नहीं होती, वो इस तरह से इसके चारों तरफ घेरा बनाए हुए होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, वो उसके समानांतर भी नहीं होती, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में क्या रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं ऐरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। ये हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से एक तार है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको आर पार छेद कर जाती हुई जो रेखाएं होती है वो ऐरीय रेखाएं होती है। तो इनका उद्भव किससे होता है, तार से, मतलब यहाँ से इनकी शुरुआत हो रही है इस तरफ और इस तरफ, जबकि ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल। तो फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो बच गया। तो अभी समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। कोई तार है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और ये बाहर की तरफ ऐसे फैलता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब है उस तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो इस तरह से होंगी कि उन सभी का केंद्र वो तार होगा। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, ऐसी वृत्ताकार आकृतियां जिनका सभी का केंद्र एक ही हो। तो ये जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनका सबका केंद्र एक है, बस ये बड़ी होती जाएंगे और एक दूरी के बाद जाकर उसका चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर क्या होता है, हम चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है। हम किसी विद्युत वस्तु को आवेशित नहीं करेंगे। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ये भी नहीं है। हम उल्टा करेंगे, इसका चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तीसरा है, कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऐसी कुंडली है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, हम इसके आसपास एक बार चुंबक को लेकर आएंगे, फिर दूर लेकर जाएंगे, फिर इसके पास लेकर आएंगे, हम बार बार इसको बदलेंगे। अब उसकी वजह से इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। अपेक्षित गति का मतलब क्या है, उस चुंबक को हम बार बार आगे पीछे हिलाएंगे ताकि चुंबकीय क्षेत्र के मान में बदलाव आए और विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाए। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। मैं एक एक करके आपको सारा ही बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए, जनित्र, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और मोटर। जनित्र हमारा आंसर है। अब बाकी आंसर क्यों नहीं है वो भी सुन लीजिए। एमीटर होता है विद्युत धारा को मापने के लिए, अब हमें इसमें उत्पन्न करना है तो मापने वाला यंत्र तो हम प्रयोग करेंगे नहीं, तो सी हमारा आंसर नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। मोटर के अंदर हम विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। मोटर के अंदर पहले उसको विद्युत धारा देते हैं, उसके बाद वो घूमना शुरू कर देती है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा बनती है। तो अब हमें विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, जनित्र का, जिसे हम अपनी आम भाषा में जनरेटर भी बोल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या होता है। एसी के अंदर क्या होता है, हर आधे चक्कर के बाद ये एक नियत समय के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। पहले मान लीजिए वो इस दिशा में प्रवाहित होती है, फिर वो वापस आएगी, फिर इसी दिशा में, फिर इसी दिशा में। तो इस तरह से हर आधे चक्कर या हर एक नियत समय के बाद उसकी दिशा बदल जाएगी। जबकि डीसी के अंदर विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती, वो एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित होती रहती है। अब हमें पता है कि जनरेटर के अंदर एक आयताकार कुंडली होती है जो विभक्त विलय से जुड़ी हुई होती है ब्रुश एक्स और वाई की सहायता से। हमारे पास एक्स होता है और ये वाई होता है। अब यहाँ पे जो ये आयताकार कुंडली है इसके अंदर एक बार तो विद्युत धारा की दिशा ए बी सी डी होती है, एक बार विद्युत धारा की दिशा डी सी बी और ए होती है। तो अगर विद्युत धारा की दिशा बदल रही है तो इसका मतलब वो एसी जनरेटर है। लेकिन बहुत सारे जनरेटर्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, इस एक्स को इसके साथ फिक्स कर दिया जाता है। अगर ये आयताकार कुंडली घूमेगी तो ये भी साथ में घूम जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स के साथ हमेशा ये भी जुड़ा होगा और वाई के साथ हमेशा सी डी जुड़ा होगा। तो इनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि हमेशा विद्युत धारा की दिशा एक ही रहती है। अगर ये सारा घूम रहा है तो ये साथ में घूम जाएगा, इसकी वजह से विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलेगी। तो इस तरह के जनरेटर को हम डीसी जनरेटर कहते हैं। अब इसमें डी हमारा आंसर है। एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। ये दिक् परिवर्तक इस तरह से सेट होता है कि ये इसके अंदर विद्युत धारा की दिशा को नहीं बदलने देता।
इसके अंदर विभक्त विलय को इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि जैसे इसकी दिशा बदलेगी वैसे ये भी इसके साथ घूम जाएगा, ये हमेशा इसी के साथ जुड़ा रहेगा। तो इस वजह से उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा नहीं बदलेगी, दिशा नहीं बदलेगी तो वो डीसी जनरेटर कहलाएगा। अगर दिशा बदल जाएगी तो वो एसी जनरेटर कहलाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए लघुपतन क्या होता है, जब हमारे घरों में एकदम से बहुत तेज लाइट आ जाती है तो उस स्थिति को हम लघुपतन कहते हैं। अब लघुपतन की देखिए ऑप्शन में क्या क्या रखा है, बहुत कम हो जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा है परिवर्तित नहीं होता, अगर विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता तो उस समय लघुपतन की स्थिति नहीं बनेगी, तो दूसरा भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। एकदम से विद्युत धारा का मान बहुत अधिक अगर बढ़ जाएगा तो वो लघुपतन की स्थिति बन जाएगी। चौथा ऑप्शन निरंतर परिवर्तित होता है, ये भी सही नहीं है। हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, सी। आपको अगर आंसर समझ नहीं आए तो आप आंसर्स को कट कर दीजिए, मतलब पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, इस तरीके से जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे पॉइंट अच्छे से समझ सको, क्योंकि कई बार एग्जाम में वो ऑप्शंस को घुमा फिरा के दे देता है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। हमें ये बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर क्या करता है, देखिए विद्युत मोटर के अंदर हम पहले उसको विद्युत धारा उपलब्ध करवाते हैं। विद्युत धारा उपलब्ध करवाने का मतलब है कि हम उसको विद्युत ऊर्जा उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वो विद्युत ऊर्जा को, अब विद्युत ऊर्जा उपलब्ध करवाने की वजह से उसके अंदर गति हो गई, यानी जिसे हम क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसके अंदर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जबकि इसके अंदर क्या कह रखा है, उल्टा कह रखा है। इसके अंदर कह रखा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित विद्युत जनित्र के अंदर किया जाता है। अगला बी पार्ट देखिए, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रेरित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो हमारा जो जनित्र होता है इसी आधार पर कार्य करता है। सेकंड बिल्कुल सही है। पार्ट देखिए, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी अक्षेत्र रेखाएं होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक तार था जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें पता है कि जब किसी तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन ये कंडीशन हमने बताई थी कब, जब ये बिल्कुल एक सीधा तार होगा। अगर हम इसको वृत्ताकार रूप से मोड़ देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो बदल जाएगा। वो कैसे होगा, इसके अंदर इस तरह की स्थिति होती है, जब हम किसी विद्युत धारावाही चालक को इस तरह से मोड़ देंगे वृत्ताकार आकृति में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई तार है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मतलब ये जो बाहर वाले बंद वक्र आकृतियां हैं ये इतनी बड़ी हो जाएंगी, ये एक तरह से बिल्कुल समानांतर लगनी शुरू हो जाएंगी, इतनी बड़ी हो जाएंगी ये रेखाएं। तो ये यहाँ नजदीक तो छोटा वृत्त बनता है, जबकि दूर जाएंगे तो वृत्त क्या करती, वृत्त का जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा, और ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर लगेंगी। और ये रेखा है किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वो रेखाएं समानांतर भी हो जाती हैं और सीधी भी हो जाती हैं। डी ऑप्शन देखिए, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विधुन्मय तार होता है। हमारे पास तीन तरह के तार होते हैं, एक लाल, एक काला और एक हरा। जो लाल रंग का तार होता है वो हमारे पास होता है विधुन्मय तार, जो काला होता है वो हमारे पास होता है उदासीन तार। इसके बारे में मैं आपको लेसन में सारा डिटेल में समझा चुकी हूँ। और जो हरे रंग का तार हमारे पास होता है वो होता है भू संपर्क तार, जिसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं। तो भू संपर्क मतलब भूमि से संपर्क के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। हरे विद्युत रोधन वाला तार भू संपर्क का होता है, विधुन्मय का नहीं होता। अगर विधुन्मय का पूछा जाए तो वो लाल रंग का तार होता है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 3 तरीकों की सूची बनाइए। पहला तरीका है किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हम क्या करेंगे, कोई विद्युत धारावाही चालक लेंगे और उसको वृत्ताकार आकार दे देंगे, तो अब इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसके बारे में हमने अभी अभी 6 क्वेश्चन में देखा है। दूसरा तरीका हमारे पास है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के अंदर जब विद्युत धारा गुजरती है, परिनालिका क्या होती है, ये हम किसी धारावाही चालक तार को इस तरीके से मोड़ देते हैं कि वो बेलनाकार आकृति का रूप ले लेती है, जिसे हम परिनालिका कहते हैं।
तो जब हम प्रणालिका के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा और वो इस तरह बन जाएगा कि ये प्रणालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करे। तो इस तरह से भी हम चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम कोई सीधा तार ले लेंगे, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो भी उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो तीनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सीधा तार लेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अगर हम उसको वृत्ताकार लेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अगर हम उसको इस तरीके से कुंडली बना देंगे उसको हम प्रणालिका के रूप में बदल देंगे तो भी उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो तीनों ही तरीके हो सकते हैं, जैसे हमें जरूरत हो वैसा हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? प्रणालिका के बारे में मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ। जब हम किसी तांबे के तार को इस तरह से मोड़ देंगे तो एक प्रणालिका का आकार ले लेगा। अब इसके अंदर क्या क्या रखा है इसने कि वो चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करती है, तो हम देख लेते हैं कि लिखना कैसे। मैं आपको साथ के साथ समझाते हुए भी चलूंगी। पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, आपको परिभाषा भी लिख के आनी है। जब किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रत्येक लूप में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अब देखिए, जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वो इस एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित होगी। अब आगे देखिए, उसका चुंबकीय प्रभाव जुड़ जाता है और हमें तीव्र चुंबकीय प्रभाव प्राप्त होता है। नलिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। प्रणालिका के भीतर चुंबक समान रहता है। देखिए इसके अंदर क्या है, ये मान लीजिए हमारे पास एक प्रणालिका है जिसके अंदर से हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है। अब हमें पता है कि जब हम किसी तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ही कम है, जबकि यहाँ पे हमने बहुत सारे घेरे बना रखे हैं प्रणालिका के। तो इस वजह से इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा के सारा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और जो कुल प्रभाव होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो अब वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा बिल्कुल। और प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हर जगह बिल्कुल समान होता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हर जगह बिल्कुल समान होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होती हैं और समान अवस्था में होती हैं। आगे देखिए, हम क्षण चुंबक की सहायता से प्रणालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। अब हमें देख इस तरह से एक प्रणालिका ली हमने और उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। अब हमें ये तो नहीं पता चला कि कौन सा सिरा नॉर्थ है कौन सा साउथ, उत्तर और दक्षिण ध्रुव का हमें पता ही नहीं चला। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्षण चुंबक लेंगे जिसका एक सिरा नॉर्थ है और एक सिरा साउथ है। किसी क्षण चुंबक को तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। हम इसको बीच में से बांध देंगे और इस तरह से फ्री लटका देंगे। तो जो सिरा उत्तर दिशा की तरफ होगा वो हमारे पास उत्तर ध्रुव और दक्षिण दिशा की तरफ होगा वो हमारा दक्षिण ध्रुव। अब हम इसको इसके नजदीक लेकर आएंगे। हमें पता है एक जैसे सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अलग अलग सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर हटा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सिरा साउथ है और ये इसको आकर्षित कर रहा है दूसरे को, तो इसका मतलब वो सिरा क्या है, दूसरा है, मतलब उससे अलग है। जैसे साउथ वाला साउथ वाले को आकर्षित नहीं करेगा, वो उसको दूर हटाएगा। नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले को आकर्षित नहीं करेगा। अब हमने क्या किया, इसको पलट दिया। हम इसके इस तरफ नॉर्थ ले आए और इस तरफ साउथ ले आए। अब ये इसको आकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, साउथ। अब ये साउथ है तो दूसरा सिरा बच गया वो क्या है, नॉर्थ। तो इस तरह से हम किसी प्रणालिका के जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं उनको पहचान सकते हैं किसी क्षण चुंबक की सहायता से। जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको बस लिख कर आनी है साइंस की भाषा में। हम इसको किसी कहानी या कविता की तरह नहीं लिख सकते। हमें एक साइंस के अंदर एक पूरे तरीके से लिखना होता है, तभी हमें नंबर मिलते हैं। क्योंकि साइंस के अंदर अगर एक शब्द भी परिभाषा के अंदर कम या ज्यादा कर दिया तो उसकी पूरी परिभाषा बदल जाएगी। इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? इसने पूछ रखा है कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक को लाते हैं तो सबसे ज्यादा बल कब लगता है। मान लीजिए हमारे पास ऐसे 2 चुंबक है दोनों तरफ, तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब अगर इसके बीच में हम कोई आयताकार कुंडली लाएंगे जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो सबसे ज्यादा बल इसे तब अनुभव होगा जब ये इसकी दिशा के लंबवत होगा। जो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अगर उसके लंबवत कोई विद्युत धारावाही चालक है तो उस समय उसे सबसे ज्यादा बल का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी दीवार से लगाकर बैठे हैं।
कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर अक्षतीज से गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक एक करके ध्यान से समझिएगा। इसने कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन पुंज पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर अक्षतीज से गमन कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, मैंने 12th लेसन जब आपको करवाया तब मैंने ये बताया था कि विद्युत धारा की दिशा जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है उसके विपरीत होती है। इसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है उसके विपरीत भी कह सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो दीवार है वो पीछे की दीवार से सामने की दीवार है, तो इसलिए जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। अब हमें विद्युत धारा की दिशा पता चल गई तो हम चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा आसानी से पता कर सकते हैं। हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी और बल की दिशा क्या होगी। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम दोनों ही मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। जब आप उसकी सहायता से इसको समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसने कह रखा है कि दाईं ओर विक्षेपित हो रहा है। देखिए कोई वस्तु दाईं ओर कब विक्षेपित होगी, जब हम बाईं तरफ से उसके ऊपर कोई बल लगाएंगे। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये इसका दायां हिस्सा है और ये इसका बायां हिस्सा है, तो ये दाईं तरफ कब विक्षेपित होगी, जब हम इस तरफ से कोई बल लगाएंगे। और ये बाईं तरफ कब विक्षेपित होगी, जब हम इस तरफ से कोई बल लगाएंगे। तो अब यहाँ पे ये दाईं ओर विक्षेपित हो रही है, तो इसका मतलब बाईं तरफ से कोई बल लग रहा है। तो जब हम इसको फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से देखेंगे तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से बता सकते हैं। इसके अंदर दिशा ऊपरी मुखी होगी, मतलब ऊपर की ओर, अगर अधोमुखी होती है तो नीचे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख कीजिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त विलय का क्या महत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार हर सेट के अंदर विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर का जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है। आपको हर हालत में ये क्वेश्चन करना है और ये यूं भी नहीं है कि भाई छोटा मोटा आएगा। ये 6 नंबर में आता है, 5 6 4 ऐसे आता है ये बड़े क्वेश्चंस में। तो आपको ये बिल्कुल जरूर से जरूर ध्यान रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें और जनरेटर वाले में दोनों में निशान लगा लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसको देखते हैं कि करना, इसके अंदर काम कैसे होता है, इसका सिद्धांत क्या है और इसके अंदर हमें डायग्राम कैसे बनाकर आना है। सबसे पहले हम इसके चित्र के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसका चित्र इस तरह से बनाकर आना है। इसमें 2 बड़े बड़े चुंबकों का प्रयोग किया जाता है दोनों तरफ। यहाँ पे बीच में चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिसके अंदर ये हमारी एक विद्युत धारावाही कुंडली होती है और यहाँ पे ये इस धुरी से जोड़ दी जाती है जिसके अंदर 2 ब्रश एक्स और वाई होते हैं, 2 विभक्त विलय पी और एक क्यू होते हैं। यहाँ पे विद्युत स्रोत है। विद्युत स्रोत मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा उपलब्ध करवाई जाती है। वो कोई सेल, बैटरी या हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है वो कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे। प्रवाहित करवाने के जैसे वो विद्युत धारा इस तरह से पहले बी में आएगी, फिर से बीसी में आएगी, फिर सी डी से होती हुई वो इस तरह से माइनस टर्मिनल के अंदर आ जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि जब हम किसी विद्युत धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। अब यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा अलग है। विद्युत धारा की दिशा बदलते ही बल की दिशा बदल जाएगी और यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा अलग है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अधोमुखी बल लगेगा और यहाँ ऊपर की तरफ ऊपरी मुखी बल लगेगा। तो इस तरह से ये पूरी तरह पलट जाएगी और पलटने की वजह से यहाँ पे सी डी आ जाएगा और यहाँ पे ए बी आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो एक्स है इससे ये ए बी सी डी जुड़ जाएगा। पहले ए बी जुड़ा हुआ था, अब सी डी जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो हमारा वाई ब्रश है उससे अब ए भी जुड़ जाएगा। तो अब हमारी जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है डी सी बी और ए। पहले हो रही थी ए बी सी और डी, अब हो रही है डी सी बी और ए। अब जैसे ही यहाँ विद्युत धारा की दिशा बदलेगी वैसे ही तुरंत ये दोबारा से फिर पलट जाएगा। अब इस तरह से इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा और बार बार घूमने की वजह से ये ऐसे कोई भी मोटर हमारे पास जो होती है वो घूमना शुरू कर देती है। अब ये आयताकार कुंडली इस धुरी से जुड़ी हुई है। अब जैसे जैसे ये आयताकार कुंडली घूमेगी वैसे वैसे इसके साथ ये धुरी घूमना शुरू कर देगी क्योंकि ये इसके साथ जुड़ी हुई है। और किसी मोटर का काम घूमना ही तो होता है, घूम कर वो उस वस्तु को चला देती है। जैसे हमारे पास पंखा है तो उसके अंदर जो मोटर है उसकी धुरी घूम रही है तभी तो वो पंखा उसके साथ घूम रहा है, तो इसलिए ये ऐसे घूमना शुरू कर देती है। यही सारा फंक्शन होता है इसके अंदर जो हमें शब्दों के अंदर लिखना है। अब देखिए इसको इस तरीके से लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक में ये सारा डिटेल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार इसका सिद्धांत देखते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम समकोण पर रखे चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। हम जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक को रखेंगे तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा और उस बल की वजह से वो मोटर घूमना शुरू कर देती है। ये इसका सिद्धांत होता है। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे इसने अभी ये कह रखा है कि एक आयताकार कुंडली होती है
हमारे पास बीच में जो ABCD आयताकार कुंडली है, इसके अंदर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे और उस विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो चुंबक लगे हुए हैं और इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगी और घूमना शुरू कर देगी। अब इसके अंदर जो मैंने आपको समझा है वही सारी बातें शब्दों के अंदर लिखी हुई हैं। लेसन की वीडियो में मैंने ये टॉपिक पूरा डिटेल से करवा रखा है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, उसमें 3D में भी समझा रखा है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले आप लेसन की वीडियो जरूर देखिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर्स करने में दिक्कत ना हो। आगे इसने कह रखा है फ्लेमिंग के वामस नियम के अनुसार भुजाई भी परारूपित बल से अधोमुखी का मतलब नीचे की तरफ, कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर की तरफ, तो इस तरह से घुमा देगा और घूमने की वजह से जो हमारा ये CD वाला सिरा ये आकर X से जुड़ जाएगा और BC वाला Y से जुड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाएगी। विद्युत धारा की दिशा अब की बार क्या हो जाएगी, D, C, B और A दूसरी तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से वो दूसरी तरफ पलट जाएगा और पलटने की वजह से दोबारा पहले जैसे स्थिति बन जाएगी और ऐसे बार बार चक्कर घूमता रहेगा। क्वेश्चन में एक बात स्पेशली कह रखी है कि विभक्त विलय का क्या कार्य है, तो विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। मोटर के अंदर विभक्त विलय दिक् परिवर्तक कुंडली के घूर्णन को निरंतर बनाए रखता है। ये क्या करता है, पहले मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास A, B, C और D, तो अब ये X ब्रश है और ये Y, तो पहले X से AB जुड़ा हुआ था, फिर पलटने की वजह से X के साथ CD जुड़ जाएगा और Y के साथ AB जुड़ जाएगा। तो ये सारा जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, विभक्त विलय कर रहा है। दिक् परिवर्तक का दिशा परिवर्तन का कार्य कौन करता है, विभक्त विलय, जो हर आधे चक्कर के बाद इसके घूर्णन की दिशा को बदल देता है और इस तरह से बार बार वो मोटर घूमना शुरू कर देती है। तो यही सारा कार्य होता है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में करना है तो आप जरूर से जरूर लेसन की वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। हमने अपने घरों में ऐसे बहुत सारी यंत्र देख रखे जिसके अंदर विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर के घूर्णन युक्ति है। घूर्णन युक्ति मतलब जो घुमाकर किसी वस्तु को चला दे, जिससे विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। देखिए कोई वस्तु अगर चल रही है, उसके अंदर गति हो रही है, तो इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा बन रही है, यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से आई, ये विद्युत ऊर्जा से बनी है। विद्युत मोटर ने उसको किस में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो विद्युत मोटर का उपयोग हम किस किस में करते हैं, पंखों के अंदर करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर करते हैं, मिश्रकों के अंदर करते हैं, जो मिक्सी वगैरह होती है ना उसके अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर। देखिए वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े सुखाने वाली मोटर अलग होती है, उनको कपड़ों को साफ करने वाली मोटर अलग होती है। तो मोटर का प्रयोग होता है क्योंकि वो बार बार ऐसे कपड़े घूम रहे हैं। अब कंप्यूटर्स के अंदर भी होता है। ये हमारे घरों में प्रयोग होने वाली कॉमन सी चीजें जिनका हर बच्चे को पता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि छड़ चुंबक को कुंडली में धकेला जाता है, कुंडली में भीतर से बाहर खींचा जाता है, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। इसमें 3 तरह की सिचुएशन है। हमारे पास इस तरह से एक कुंडली है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बार चुंबक को लेकर आएंगे, फिर उससे दूर लेकर जाएंगे। तो भी ये पूछ रहा है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ रखा है, तो भी ये पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहला जो केस है उसमें देखिए क्या है, कुंडली में धकेला जाता है। हमारे पास एक कुंडली है जिसके अंदर हम किसी चुंबक को धकेलेंगे, तो उस समय पे इसके अंदर विचलन होगा क्योंकि इसके चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और उसके अंदर ये अपने दाईं तरफ विचलित हो जाएगा। जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है उसकी सुई बीच में होती है 0 पे, तो अब ये किस तरफ चली जाएगी, इसकी सुई दाईं तरफ। और फिर हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते ही चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो अब की बार ये इस दिशा में नहीं, दूसरी दिशा में मतलब बाईं तरफ विचलित होगी इसकी सुई। तीसरी सिचुएशन है, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। हम क्या करेंगे, इस कुंडली के अंदर उसको फिक्स रखेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अब हिलाएंगे नहीं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में बदलाव नहीं आएगा, तो जिसके उसके अंदर से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर की सुई के अंदर भी कोई विक्षेपण नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो ये 3 अलग अलग तरह की स्थिति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, 2 वृत्ताकार कुंडली ए और बी एक दूसरे के निकट स्थित हैं। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी। अब इसमें हमें 2 कुंडली दे रखी हैं, ए और बी। एक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और एक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब इसने स्पेशली एक शब्द लिख रखा है, परिवर्तन करे तो। अगर हम इसके अंदर से लगातार 5 एम्पियर 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम इसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को बदलेंगे तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसके अंदर बदलाव आएगा और उसकी वजह से इसके दूसरी कुंडली जो हमारे पास है उसके अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए आंसर हम कैसे लिखेंगे। हाँ, कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो अगर परिवर्तन करेंगे तो ही प्रेरित होती है, अदरवाइज नहीं होगी। अगर एक ही तरह की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो नहीं होगी। आपको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है। अब कैसे लिखेंगे,
कुंडली ए में विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होने के कारण इससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन, जो मैंने आपको बताया ना शब्दों में बोलकर, वही आपको लिखना है। तो जब हम इसके परिमाण में, मतलब हम विद्युत धारा की मात्रा एक बार घटाएंगे, एक बार बढ़ाएंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार बढ़ाएंगे, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा और बढ़ेगा, परिवर्तित होगा। तो उसकी वजह से इससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार निकट स्थित कुंडली बी, हमारे पास कुंडली बी है मान लीजिए, बी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती हैं। सॉरी, अब यहाँ पे ये इसके नजदीक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र अगर बदलेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर भी तो असर डाल रहा है, क्योंकि इसके नजदीक है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिवर्तन होने की वजह से इसके अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। इसे हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के तारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक ऐसा तार हमारे पास है जिसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो इसको हमने किससे दर्शाया था? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। अगला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल। मतलब जब हम किसी तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र लेकर आएंगे तो वो अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, और इसे हम किसके नियम से दर्शाते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तीसरा है हमारे पास है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। इसके अंदर पहले विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बाद में उस पर बल लगता है। इसके अंदर हम पहले बल लगाकर उसको घूर्णन गति देंगे, पहले हम उसके हैंडल की सहायता से उसको घुमाएंगे, उसके बाद उसके अंदर से विद्युत धारा प्रेरित होगी। जनरेटर के अंदर होता है, बी वाला मोटर के अंदर होता है। तो जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जिसे हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो इसे हम किससे दर्शाते हैं? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। हम ये सारा ही डिटेल में पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, नामांकित तारीख खींचकर किसी विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रशों का क्या कार्य है? विद्युत जनरेटर के बेसिक पार्ट देख लेते हैं। जैसे मोटर के अंदर दो चुंबक लगे हुए होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी दो चुंबकों का प्रयोग किया जाता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र होता है और इन दोनों चुंबकों के बीच में एक आयताकार कुंडली होती है। इसी के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी बाद में। ये अकेली नहीं होती, ये बहुत सारे तार होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हम इसको अकेली इसलिए दर्शाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अकेली कुंडली के अंदर बहुत ही कम विद्युत धारा बनती है, जितनी कुंडली ज्यादा होंगी उतनी ही विद्युत धारा ज्यादा बनेगी। अब मान लीजिए एक कुंडली हमारे पास 1 एम्पीयर विद्युत धारा बनाती है, तो 100 कुंडली कितनी बनाएंगे? 100 एम्पीयर विद्युत धारा बनाएगी। तो जितनी कुंडली ज्यादा होगी उतनी ही विद्युत धारा ज्यादा बनेगी। अकेली कुंडली से इतनी ज्यादा विद्युत धारा नहीं बनाई जा सकती जिससे हमारा काम चल सके, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए एक का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। इसके बीच में एक धुरी होती है जिससे ब्रश और वलय जुड़े हुए होते हैं। आपने एक बार ध्यान दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, कहीं पे भी बैटरी या सेल का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि विद्युत मोटर के अंदर तो हम पहले विद्युत धारा उपलब्ध करवाते हैं, फिर उससे वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। जबकि इसके अंदर हम क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कहीं पे भी हमारे पास विद्युत ऊर्जा नहीं है, हमें विद्युत ऊर्जा बनानी है, तो यहाँ आपको कहीं पे भी सेल या बैटरी का प्रयोग नहीं करना। आपको किसका प्रयोग करना है? गैल्वेनोमीटर का, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत दर्शाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम करता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास जो आयताकार कुंडली है, इसको हम किसी हैंडल की सहायता से घुमाएंगे। जब हम इसको बार बार घुमाएंगे तो देखिए ये अब मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा है। अभी इसका जो ए बी और सी डी वाला हिस्सा है वो चुंबक के नजदीक है। जब हम इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, यहाँ पे ऐसे खड़ा कर देंगे इसको, मैं आपको 3D में भी समझा दूंगी, पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अब ये ऐसे खड़ा हो जाएगा तो चुंबक देखिए यहाँ इससे दूरी हो गई, दूरी बढ़ती ही चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। तो हम बार बार जब इसको घुमाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र बदलते ही विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। कैसे? सुचालक माध्यम से, जिसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बार बार बदल रहा है, तो उसके अंदर से अपने आप क्या हो जाएगी? विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। ये सारा हम पीछे पढ़ चुके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर। ये उसी आधार पर कार्य करता है जब हम इसको हैंडल की सहायता से किसी बाह्य बल की सहायता से घुमाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरेटर को हमें पहले घुमाना पड़ता है हैंडल की सहायता से, उसके बाद वो चलना शुरू होता है। जो हम उसके अंदर ईंधन डालते हैं उससे वो चलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको हैंडल की सहायता से घुमाएंगे। घुमाने की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बदलाव आएगा, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बदलाव आने से इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चलिए एक बार इसको 3D में देख लेते हैं। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चुंबक को किसी तार के पास एक बार दूर लेकर जाएंगे और एक बार उसके पास लेकर आएंगे, तो बार बार उसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर परिवर्तन होगा, और उसी परिवर्तन की वजह से उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। यही हमारे पास जनरेटर का सिद्धांत होता है, ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है।
अब देखिए इसके अंदर एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से हम इसको घुमाते हैं, और एक हमारे पास आर्मेचर होता है, एक हमारे पास एक आयताकार कुंडी ABC और D। जब हम हैंडल की सहायता से इसको बार बार घुमाएंगे तो उस घूमने की वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, और चुंबकीय क्षेत्र को काटने की वजह से इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। ये सारा हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बदलाव होगा तो उसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर ये रिंग वगैरह लगे हुए होते हैं जिनसे तार जुड़े होते हैं, वायर जुड़े होते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और गैल्वेनोमीटर हमें दर्शा देता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, उस गैल्वेनोमीटर की सहायता से हमें पता चलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम हैंडल की सहायता से बाह्य बल लगाकर इसको घुमाते हैं, जिसकी वजह से इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बदलाव आता है। एक बार ध्यान से देखिए, आप ABS से दूर जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर इसके बिल्कुल पास चला जाएगा, एक बार उससे दूर जा रहा है और एक बार नजदीक। चुंबक के एक बार नजदीक आएगा, एक बार दूर आएगा, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बदलाव होगा और उसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी वैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई के अंदर विक्षेपण होगा। वो जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसी के हिसाब से लेफ्ट और राइट अलग अलग उसमें दिशा में विक्षेपित होगी। चलिए अब इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारा जो एक आयताकार कुंडी होती है वो ABC और D में होती है। अब जब हम इसको अलग अलग उसमें घुमाएंगे तो एक बार AB ब्रश B1 से जुड़ जाएगा और एक बार CD B2 से जुड़ जाएगा, क्योंकि घूमने की वजह से उसकी दिशा बदल जाएगी। अब जब ये इस दिशा में होगा, जैसे आपको फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है, देखिए C, D, B और A, ये पलटने की वजह से है, पहले इस तरफ भी था। तो अब जब हम इसको बार बार ऐसे पलटेंगे तो एक बार इस दिशा में AB आ जाएगा, फिर CD आ जाएगा, फिर AB आ जाएगा, फिर CD आ जाएगा। तो मान लीजिए इस तरफ पहले CD है, तो उस वजह से हमने फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में पढ़ा था, तो उससे हम दिशा का पता लगा लेंगे कि इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जब ये इस तरीके से होगा तो पहले जो विद्युत धारा आएगी वो B1 में आएगी, वो B1 से होती हुई B2 में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे पूरा एक चक्र बन जाएगा। फिर जैसे ये पलटेगा उसमें ABC और D बन जाएगा। अब CD की जगह AB आ चुका है, तो उसकी वजह से विद्युत धारा की दिशा फिर से बदल जाएगी। तो अब की बार वो B1 में नहीं आएगी, अब की बार वो पहले B2 में आएगी। ठीक है, तो अब की बार इसकी दिशा बदल गई। ABCD होगा तो दिशा अलग होगी, और DCB होगा तो दिशा अलग होगी। अब पहले B2 में आएगी, फिर B2 से होती हुई B1 में चली जाएगी। इस तरह से इसका चक्कर पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले ABCD होता है तो दिशा अलग होती है, जब DCB होता है तो दिशा अलग होती है। तो उसकी वजह से इसकी दिशा हर आधे चक्कर के अंदर बदल रही है, हर आधे चक्कर में इसकी दिशा बदल जाती है। अब देखिए बार बार इसके घूमने की वजह से हर आधे चक्कर के बाद जो विद्युत धारा बन रही है उसके अंदर बदलाव आ रहा है, उसकी दिशा के अंदर बदलाव आ रहा है। तो इस वजह से ऐसे विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, अल्टरनेट करंट। मैं आपको AC और DC, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में भी आगे अच्छे से समझा दूंगी कि दोनों में क्या फर्क होता है। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र यानी अल्टरनेट करंट जनरेटर, तो उससे यही मतलब होता है कि हर आधे चक्कर के बाद उसकी दिशा बदल जाती है। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिए आपको लिखना कैसे, मैंने जो जो आपको समझाया वो सिर्फ आपको शब्दों में साइंस की भाषा में लिखना है। चित्र आपको जरूर से जरूर बनाना है। अगर आपने चित्र नहीं बनाया तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसमें वही सारा लिखा है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? जब एकदम से हमारे घरों में बहुत तेज लाइट आ जाती है तो उसे हम लघु पतन कहते हैं। उसकी वजह से हमारे घरों के कई उपकरण खराब हो जाते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? कभी कभी किसी खराबी से या क्षतिग्रस्त होने के कारण, हमेशा नहीं आती वो लाइट, कभी कभी आती है। विद्युन्मय और उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आ जाते हैं। हमें पता है कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो दो तारों के माध्यम से आती है। एक विद्युन्मय तार होता है और दूसरा उदासीन तार होता है। विद्युन्मय तार के माध्यम से विद्युत धारा आती है और वो उस उपकरण से होकर दोबारा उदासीन में आ जाती है और इस तरह से सर्किट पूरा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ये दोनों तार एक दूसरे के ऊपर नीचे लिपटे हुए होते हैं इस तरीके से। कभी ऐसा हो जाता है कि ये दोनों तार ही एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। इनके ऊपर का जो ऐसा आवरण है विद्युत रोधी आवरण प्लास्टिक वगैरह का, अगर वो कहीं उतर जाए या कहीं से खराब हो जाए तो उसके कारण वो दोनों तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लघु पतन की स्थिति बन जाती है और जो उपकरण वगैरह है वो खराब हो जाता है। आग भी लग सकती
सकती है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, वो यही लघु पतन ही है। तो इसके अंदर आग भी लग सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लघु पतन के दौरान अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जो हमारे पास आगे उपकरण है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा चली जाती है, क्योंकि प्रतिरोध बिल्कुल जीरो हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और प्रतिरोध अगर नहीं होगा तो सारी की सारी विद्युत धारा उसके अंदर चली जाएगी और वो पदार्थ गर्म हो जाएगा, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि ये उपकरण जल गया है। तो ये स्थिति लघु पतन के अंदर बनती है। 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? हमें पता है कि हमारे घरों के अंदर 3 तरह के तार होते हैं, एक विद्युन्मय तार, एक उदासीन तार और एक भू संपर्क तार। विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होकर आती है। उदासीन तार सिर्फ सर्किट को पूरा करने के लिए होता है, इसके अंदर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होकर नहीं आती, ये काले रंग का होता है। तीसरा तार हमारे पास हरे रंग का होता है, जो भू संपर्क तार है। अब इसका काम क्या है वो सुनिए। अब हमारे पास कोई एक उपकरण है, ये किसी स्विच से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर से 2 तार आ रहे हैं, एक विद्युन्मय तार और एक उदासीन तार। अब सबसे पहले विद्युत धारा विद्युन्मय तार के अंदर आएगी और इस उपकरण से होती हुई उदासीन तार से वापस चली जाएगी। तो इस तरह एक सर्किट पूरा हो जाएगा और उस उपकरण के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। अब बाई चांस ऐसा हो गया कि यहाँ पे कट वगैरह हो गया, तो उस कट की वजह से वो विद्युत धारा आगे नहीं जा पाई और वो जो सारी की सारी विद्युत धारा है वो इस उपकरण के अंदर आ जाएगी, सारे उपकरण के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही कोई व्यक्ति इसको छुएगा वैसे ही उस व्यक्ति को करंट का झटका लगेगा। लेकिन हमने क्या किया, इस उपकरण को किसी तांबे के तार के माध्यम से जमीन के अंदर से जोड़ दिया, जिसे हम कहेंगे भू संपर्क, मतलब जमीन से संपर्क। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। तो अब कोई भी व्यक्ति उसको छुएगा तो उसको करंट महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होकर इस उपकरण के अंदर आ रही थी वो सारी की सारी सीधा जमीन के अंदर चली जाएगी। हमारे शरीर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो अब उस व्यक्ति को झटका नहीं लगेगा। तो भू संपर्क तार का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब लिखना कैसे वो देखिए। भू संपर्क तार प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से इसको संयोजित किया जाता है। तांबे की एक प्लेट होती है जिससे इसको जोड़ा जाता है, ताकि जमीन के अंदर वो सारा ही करंट चला जाए। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, फ्रिज आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों से सुरक्षा के रूप में किया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसका जो आवरण है वो धातु का नहीं है, वो प्लास्टिक वगैरह का है, तो उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और उस व्यक्ति को झटका नहीं लगेगा। लेकिन हमारे पास जो आवरण है वो भी धातु का ही है, वो विद्युत का अच्छा सुचालक है, उसके अंदर से विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो जाती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उसको छुएगा वैसे उसको करंट लगेगा। तो इसका स्पेशली प्रयोग उनके अंदर किया जाता है जिनका आवरण धातु का, मतलब बाहरी जो आवरण होता है, जैसे हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है उसका बाहरी आवरण धातु का होता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर, क्षरण मतलब बाई चांस ऐसा हो गया कि कहीं पे कट हो गया, उस कट की वजह से वो विद्युत धारा उस पदार्थ के अंदर आ गई, उस साधित्र मतलब कोई भी जो उपकरण, जो पदार्थ हम चला रहे हैं, का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। यानी इसके अंदर जो विभवांतर है उतना ही जमीन के अंदर, तो ये विभव बराबर हो जाएगा, तो विद्युत धारा आगे प्रवाहित नहीं होगी। फलस्वरूप इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। तो सुरक्षा के लिहाज से हम इस तार का प्रयोग करते हैं। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।